हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम राठौर आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको इन चैप्टर्स के पीडीएफ नोट चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सवाल। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, असत्य और असत्य बताना है। स्टेटमेंट दिए हैं आपके प्रीवियस एक्सरसाइज में, जो आपने पढ़ा था, आपके प्रीवियस टॉपिक में जो आपने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और उसको आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो है क्या क्वेश्चन? फर्स्ट है आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर हम इरेशनल नंबर्स को देखें तो ये हमारी √2, √3, पाई, ये सारे नंबर्स जो है वो क्या होते हैं? हमारे इरेशनल्स होते हैं। और जब हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर में हमारे ये इरेशनल भी आते हैं और रैशनल भी आते हैं। इसका मतलब जब हम कहेंगे कि ये एक रियल नंबर है, यानी ये एक रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। तो हमने लिखा ट्रू, सत्य। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड ट्रू फॉल्स को। तो सेकंड वाला लिखता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। आपको ये बताना है कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन यानी वास्तविक संख्या रेखा, जिस पर हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई अद्वितीय नंबर होता है, हर एक पॉइंट पर एक अद्वितीय नंबर रहता है हमेशा हमारी वास्तविक संख्या रेखा पर। तो ये बोल रहे हैं कि इन अद्वितीय नंबर्स को हम क्या √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर m क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या क्या थी हमारी? 1 थी, 2 थी, 3 थी और सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब इसको ट्राई करके देखते हैं, इसको चेक करके देखें, तो यहाँ पे अगर हम रूट में 1 रखते हैं तो हमें 1 मिलता है, अंडर रूट में 2 रखते हैं तो √2 मिलता है, यानी रैशनल भी मिले, इरेशनल भी मिले, यानी हमें ये तो सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन जब हम आगे सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो हमें सारे पॉजिटिव साइड्स के नंबर मिलते हैं। लेकिन हम जब बताते हैं वास्तविक संख्या रेखा में, तो वास्तविक संख्या रेखा में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। इसलिए हमें अगर नेचुरल नंबर होगा तो हम क्या इसको नेगेटिव नंबर्स को ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। यानी नेगेटिव नंबर को तो हम √m के फॉर्म में शो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि m क्या है? हमारा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होंगे, और जब तक हम इसमें पॉजिटिव रखेंगे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलनी नहीं है। इसका मतलब √m आपका सारी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो ये हमारा क्या होगा? असत्य होगा। अगर ये सारी वास्तविक संख्याओं को √m के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते नंबर लाइन पर, तो हम कह सकते थे कि ये हमारा सत्य है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव जो हमारे इंटीजर्स है वो सारे छूट रहे हैं, तो ये क्या होगा? हमारा असत्य। अगला देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगला बोलता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या क्या होती है हमारी? रियल नंबर हमारे सारे नंबर्स को मिला के बनती है, यानी रैशनल को भी मिला के और इरेशनल्स को भी मिला के, यानी रैशनल नंबर लिया हमने और इरेशनल नंबर लिए, तो ये सारे मिला के रियल नंबर बन गए। इस टाइप के सारे नंबर्स को मिला के रियल बना। अब उन्होंने बोला है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो प्रत्येक में तो ये भी आएगी, लेकिन ये अपरिमेय है क्या? ये अपरिमेय नहीं है हमारी, है ना। ये वाली जो संख्या है, जो 1/2 है, वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी हमारी ये रैशनल नंबर नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या स्टेट कर रहा है? फॉल्स। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। आपको बताना है कि आपके हर एक नंबर का स्क्वायर रूट, हर एक धनात्मक, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जब हम करते हैं, वर्गमूल जब हम करते हैं, तो क्या वो सारे नंबर इरेशनल हो जाते हैं? अभी तक हम यही देखते आते हैं ना कि नंबर पे अंडर रूट लगा दिया, तो हमें
ये इरेशनल नंबर मिल गए। हम अपनी अगली वीडियो में ये कंफ्यूजन भी दूर करेंगे जब हम सब पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंडर रूट है। जैसे ही हमने क्या किया, हम चेक करके देखते हैं कुछ नंबर्स पर अंडर रूट लगाकर। तो मैंने जैसे ही 1 लिया, 1 पे रूट लगाया तो 1 तो फ्री होता है रूट से, तो 1 जब आएगा यहाँ पे तो हमने देखा कि 1 तो क्या है, इरेशनल नंबर। ऐसे ही आगे भी चेक करते गए हम, तो रूट 2 पे देखा तो रूट 2 इरेशनल निकला, रूट 3 भी रैशनल, लेकिन रूट 4 को देखा तो ये रैशनल हुआ। इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट जो उन्होंने पूछा था हमसे कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, इरेशनल होते हैं? तो नहीं। तो ये हमारा, इससे हमने प्रूव कर दिया कि सभी नंबर्स के इरेशनल नहीं होंगे, कुछ रैशनल्स भी मिल रहे हैं। यानी हमें रैशनल कहाँ पर मिल रहे हैं? जितने भी ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर नंबर है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ऐसे ही आगे चल के जब हम देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। मतलब जितने भी स्क्वायर नंबर्स आएंगे हमारे, उन सब का स्क्वायर रूट क्या होगा? हमारा एक रैशनल नंबर होगा। तो इससे प्रूव हो गया, हैंस स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। यानी हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, कुछ का रैशनल भी होता है। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल। अतः सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, वर्ग संख्याओं का वर्गमूल सदैव परिमेय होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने दोनों क्वेश्चंस को किए हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें फाइंड करना है रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट, हमें पता है नंबर लाइन पर हम जनरली चेन से फॉर्म करके 0, 1, 2, 3 यह सम डेसिमल नंबर जो हमको पता है, हम इजीली स्केल का यूज करके बना सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि रूट 5 को नंबर लाइन पर लोकेट करो, तो मैं कैसे करूंगा? स्केल की मदद से नहीं कर सकता है ना, क्योंकि स्केल में कहीं रूट 5 रूट की कोई वैल्यू का कोई कॉलम ही नहीं होता है। तो फिर इसको करने के लिए हमने अप्रोच लगाई, वो अप्रोच है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम की इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल मींस एक समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब आधार होता है, ये आपका लंब होता है और ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, लेंथ, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो इसको आप इसमें क्या संबंध बताया उन्होंने बताया कि जो आपका हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर होगा वो आपके लेंथ के स्क्वायर और आपके बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मींस जो आपका कर्ण का वर्ग होगा वो लंब धन आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो अब हम इस थ्योरम का यूज करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए अंडर रूट की वैल्यू यानी रूट वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और फिर नंबर लाइन पर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक अप्रोच ये है कि मुझे रूट 5 को लोकेट करना है ना। तो जो रूट 5 है, ना ही हमारे नंबर लाइन पर अगर मैं इस पर एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस टाइप से होगा, है ना, कुछ इस टाइप से होगा। तो मैं एक सर्टेन वैल्यू लेंथ की, है ना, और विड्थ की ले सकता हूँ, लेंथ के बेस की ले सकता हूँ। लेकिन मुझे इसका पता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। आपको पता है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एक दो साइड बना दो तो तीसरी साइड की लेंथ ऑटोमेटिकली प्री डिसाइडेड हो जाएगी, है ना। अगर आपको दो साइड की लेंथ इतनी हुई, उसके अकॉर्डिंग थर्ड साइड आपकी ऑटोमेटिकली प्री डिसाइडेड होगी। अब यही इसमें करेंगे हम। अब हमको इस तरीके से ये ट्रायंगल फॉर्म करना होगा
कि जो थर्ड साइड है आपकी ये वाली हाइपोटेनियस वाली वो √5 बन जाए किसी भी तरह से, है ना। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता है कि ये क्या है आपका √5 और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम h² क्या होगा हमारा √h² की वैल्यू होगी 5 और h की वैल्यू क्या होगी √5। जब हम h² 5 लेंगे तभी तो हमें ये वैल्यू √5 मिल पाएगी। इसका मतलब मुझे h² क्या लेना है 5 लेना है। अब h² को हम किसके फॉर्म में ब्रेक करते हैं l² + b² के फॉर्म में, यानी लेंथ स्क्वायर + विड्थ स्क्वायर के फॉर्म में। यानी मुझे 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि कोई दो नंबर मिल जाए मुझे। तो 5 को मैं किस स्टेप से स्प्लिट कर सकता हूँ 2 + 3 या 1 + 4। ये वाला तरीका आपकी बुक में दिया गया है, पहले मैं इससे क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके बाद ये क्वेश्चन ये तरीका जो मैं आपको बताऊंगा ये मैंने अलग से सोचा है आपके लिए, इस पर हम बाद में काम करेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू किसकी है l² की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है b² की वैल्यू है। तो यानी l कितना होगा आपका ऑटोमेटिकली, अगर l² 2 है तो l होगा हमारा √2 और b² 3 है तो b होगा हमारा √3। यानी आपको √5 फाइंड आउट करने के लिए इसके बेस और हाइट में से हाइट की वैल्यू √2 और √3 रखनी पड़ेगी। आपको इसके बेस और हाइट की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी √2 और √3। अब इसको करने के लिए अब आपको फिर से ये दोनों वैल्यू क्या है, एक इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप बिना स्केल की मदद से तो आप कैसे भी कर नहीं सकते इसका फॉर्म। इसका मतलब आपको √2 भी अलग से फाइंड करना पड़ेगा, √3 भी अलग से फाइंड करना पड़ेगा। √3 और √2 के लिए भी सेम अप्रोच लगानी पड़ेगी, सेम ये वाली अप्रोच होगी आपकी। यानी आपने इसमें h² 5 दिया है, अब आप √3 के लिए भी h² क्या लोगे 3, यानी आपका h ऑटोमेटिकली हो जाएगा √3। जब h² आपका 3 होगा तो l² + b² बनाने के लिए मुझे 3 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं 1 + 2 के रूप में ब्रेक कर सकता हूँ। यानी आपका l हो गया 1 और b हो गया √2। अब मुझे √2 भी चाहिए, अब √2 के लिए भी सेम प्रोसेस करूंगा मैं h² = 2 यानी h = √2 तो h² l² + b²। ओके, यहाँ पे मैं लूंगा 2 तो 2 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ 1 + 1 के फॉर्म में। यानी आपका ये हुआ जब हम 1 + 1 के फॉर्म में करेंगे तो हमें l भी बनाएगा और b भी बनाएगा। अब जाके हम कहीं ऐसे नंबर पर पहुंचे जिसको हम बिना किसी मदद के इजीली हम अपने रूलर से इनको आप नंबर लाइन पे बना सकते हो, है ना। तो अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यानी पहले हम √2 निकालेंगे फिर √3 निकालेंगे, फिर इन दोनों का यूज करके एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसमें ये एक इसको बेस मान लेंगे या इसको हाइट मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे या हाइट मान लेंगे, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें जब ये बेस और हाइट की जगह पे ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें √5 मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको फॉर्म। तो पहले तो मैं अपनी रूलर लूंगा जो आपकी सबके पास होती है, आपको पता है रूलर से आपने ये नंबर लाइन फॉर्म की 1 2 3 4 5 बहुत है, क्योंकि आपकी √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी तो वो यहीं कहीं लोकेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0 से जब आप यहाँ की डिस्टेंस रूलर से लेंगे तो ये 1 होगी। इसी तरह से आप अपने चांदे की मदद से या आपके कंपास प्रकार की मदद से या एक और लेंथ पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ आप रख देंगे 1, इसकी भी लेंथ है 1, इसकी भी लेंथ है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें क्या मिल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारा बना है तो इन दोनों में क्या अप्लाई कर सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही इसमें हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 + 1 के लिए इनके नेम भी देते चलते हैं। इसको दे देते हैं O, इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, ओके। अब मैं जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो OB² = OA² + AB² यानी 1² + 1² यानी 1 + 1 = 2,
So OB square is equals to 2, then OB is what? Under root 2. तो OB कितना आया हमारा? रूट 2, यानी ये जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई अंडर रूट 2। तो हमने आधी पहली स्टेज क्लियर कर ली, हमें अंडर रूट 2 मिल गया। अब दूसरी स्टेज में 2 और 1 यानी रूट 2 और 1 की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? रूट 3। तो रूट 2 तो हमें पहले से बना बनाया मिल गया, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें किसी स्केल की जरूरत नहीं है। 1 तो हम अपनी स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। हमने क्या किया, हमारा रूलर फिर उठाया, यहाँ पर कंपास की मदद से या आपकी प्रोटेक्टर की मदद से, चांदी की मदद से आप इस पर रख के एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करके कंपास से 1 सेंटीमीटर का आप सेट कर देंगे और बाकी का मिटा देंगे। तो ये आपका फिर से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर मिल जाएगा आपको। अब ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब जब इन दोनों लाइन को आप जब मिला देंगे तो आपका ये क्या बन गया? अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब जो ये समकोण त्रिभुज होगा आपका, इसमें फिर से ये रूट 2 हो गया, ये रूट 1 हो गया। तो हम यहाँ फिर से लगा देंगे, इसको नाम दे देते हैं C, यहाँ पे लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB हमारा कितना था? अंडर रूट 2, OB स्क्वायर था 2, ठीक है। और ये ऐसे कर लेते हैं, तो रूट 2 लिखते हैं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस BC कितना लिया हमने? 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर किया 2 मिला हमको, इसका स्क्वायर किया 1 मिला, इज इक्वल टू 3। ये टोटल हो गया 3। तो OC स्क्वायर कितना है आपका? 3। जब OC स्क्वायर आपका 3 है तो OC कितना होगा आपका? अंडर रूट 3। OC कितना है आपका? अंडर रूट 3। इसका मतलब आपकी ये जो वैल्यू आई है, ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये आ गई आपकी अंडर रूट 3। अब आपके पास रूट 2 भी है, रूट 3 भी है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसमें रूट 3 और रूट 2 दोनों मिल जाए, है ना। तो रूट 3 तो मुझे पहले से बना बनाया मिल गया। आप मुझे इसको अगर मैं बेस मान लूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं बेस बना दूं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर चाहिए, वो रूट 2 लेंथ का चाहिए। अब हम रूलर की हेल्प से रूट 2 तो बना नहीं सकते, लेकिन अब हमारे पास रूट 2 की लेंथ तो पहले से आ चुकी है। तो हम करेंगे अपनी पेंसिल को इसमें, हम अपनी पेंसिल को इसमें पुट करके यहाँ नॉब रख के इसकी लेंथ ले लेंगे, ठीक है। ये जो मैंने अपने कंपास की हेल्प से इसकी लेंथ ली, ये आई हमारी रूट 2। एक 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर लाइन पे ड्रॉ किया, उसके बाद इस लेंथ को यहाँ कट कर दिया, है ना। तो हमें यहाँ जहाँ भी अपना आर्क कटेगा वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2। तो अब मुझे एक हमारी लेंथ और विड्थ क्या हो गई? रूट 2 और रूट 3 में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इन दोनों को फिर से मिला दूंगा, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, एक फिर से समकोण त्रिभुज मिल गया। अब इस समकोण त्रिभुज को मुझे इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। जैसे ही इस समकोण त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं यहाँ पर, तो क्या होगा? इसको D बना देते हैं। ये होगा आपका OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। OC था हमारा रूट 3 स्क्वायर, CD है हमारा अंडर रूट 2। जब हम इन दोनों के स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2, then it is 5। तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू 5। OD कितना होगा? अंडर रूट 5। तो अब हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी अंडर रूट 5 वो हमें मिल गई है ना। अब हम एग्जैक्ट हमारे जिसके लिए हम ये पूरा क्वेश्चन कर रहे थे, ये सारा जो हमने किया वो वैल्यू हमें आ गई है। अब बस सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, अगेन हमें अपने कंपास को लेना है, इससे इस वाली साइड की रूट 5 की जो लेंथ है इसको हमको काउंट करना है अपने इससे, ठीक है। इससे हम इसको मेजर करेंगे। इसके बाद इसको यहीं पर 0 पर ही रखकर वापस इधर की तरफ घुमा के इसको कट करेंगे, तो ये यहाँ कहीं आपका आके कट होगा, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको दोबारा से यहाँ से आप मेजर करने के बाद इसको यहाँ आके नंबर लाइन पर कट करेंगे, तो जो लेंथ आपकी रूट 5 की है वो 0 से लेके आपको यहाँ कहीं मिल जाएगी, और ये पॉइंट जो आपका आएगा वो क्या होगा? आपका रूट 5।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, √5 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको रिप्रेजेंट करने बैठेंगे तो आपको पता है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 2 पॉइंट समथिंग आपका रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा। जब तक आपको डेसिमल में ये स्टॉप नहीं होती है तब तक आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक्सटेंडेड नंबर लाइन देखी ही, आपने इसमें पॉइंट में भी बना दिए, जैसे 2 के बाद आपने 2.1 11 2.111 इस टाइप से आपने बीच में बहुत सारा ब्रेक ले भी लिया लंबा, है ना। केवल 2 और 3 के लिए नंबर लाइन बनाते हैं बहुत लंबी थोड़ी, फिर भी आप इसको लोकेट नहीं कर पाओगे, अपनी स्केल का यूज कर लिया है ना, आप जनरली इसको लोकेट नहीं कर पाओगे। लेकिन इस तरीके से हमने इसको परफेक्टली लोकेट कर लिया ज्योमेट्रिकली तरीके से, ठीक है। इस तरीके का यूज करके हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से फॉर्म करना चाहते हैं। अब ये जो आपका तरीका था, ये आपका बुक का तरीका था जो आपकी बुक में अवेलेबल है, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे कराया हुआ है। ये थोड़ा लेंथी है। अब एक तरीका मैं अपना खुद का बताऊंगा जिसमें आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से, वो √5 के लिए है बेसिकली। अगर आप अदर नंबर्स को लेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको लेंथी पड़े, है ना। तो आप √5 के लिए एक और तरीका मैं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं एक और तरीका आपको नोट कराऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम √5 को नंबर लाइन पर लोकेट करने का दूसरा तरीका देखते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराने से पहले आपको 5 को मैंने ब्रेक करवाया था 2 + 3 और 1 + 4 में। तो 2 + 3 का तरीका तो बहुत लेंथी गया था, क्योंकि ये भी √2 हो गया था, ये भी √3 हो गया था, और फिर इन दोनों को भी हमने पहले फाइंड आउट किया, तब जाके हमको √5 मिला। लेकिन अब इस तरीके को हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए, अब मुझे पता है कि मुझे √5 चाहिए, है ना। तो ये हाइपोटेनियस में होना चाहिए, तो मैं इस तरीके से, यानी मुझे हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना होना चाहिए आपका 5, जब जाके मेरा h कितना होगा, √5 होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, h² = L² + B², पाइथागोरस थ्योरम ली। 5 को मैं किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, किस में डिवाइड कर सकता हूँ, 1 + 4 में कर सकता हूँ, इजीली बिल्कुल कर सकता हूँ। ये 1 + 4 में जैसे ही होगा तो आपका L² = 1 and B² = 4 है यहाँ पर, यानी L = 1, √1 लगाएंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, और B = 2 आ जाएगा आपका। ये दोनों वैल्यूज आ गई, यानी आपको L भी एक ऐसी नंबर मिली है जिसको आप इजीली स्केल से बना सकते हो, और B भी एक ऐसी नंबर मिल गई जो आप इजीली स्केल से फॉर्म कर सकते हो। यानी इसमें वो आपको डबल ट्रिपल ट्रायंगल जो आपने बनाए थे वो नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार में आपका काम हो जाएगा। तो कैसे होगा देखते हैं। मैंने भाई नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया अगेन, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। क्या किया मैंने, मुझे लेंथ और विड्थ तो चाहिए 1 और 2, जब जाके मुझे आपका हाइपोटेनियस √5 मिल जाएगा, है ना। एंड मुझे लेंथ और आपकी, सॉरी मैं गलती से लेंथ और विड्थ बोल गया इसको, ये आपकी लेंथ है और आपकी ये बेस है, ठीक है। ये आपका बेस है और ये आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है। तो परपेंडिकुलर लेंथ 1 है और ये 2 है, ठीक है। जरूरी नहीं है हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको 2 ले लें, इसको 1 ले लें, 4 + 1 को 1 + 4 को मैं 4 + 1 लिख देता तो ये 4 हो जाती, ये 1 हो जाता, ऐसे ये 2 हो जाता, ये 1 हो जाता, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ मैंने L1 लिया है, B2 लिया है, तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेकर एक बेस बनाऊंगा बिल्कुल 2 तक, यहाँ पर ये मेरा बन गया बेस, ठीक है। अब मुझे लेंथ कितनी चाहिए, परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए 1, तो मैंने ये 1 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों ड्रॉ होने के बाद ऑटोमेटिकली इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो मुझे हाइपोटेनियस मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैंने ये करा है, मुझे पता है कि इसकी डिस्टेंस है 2 और इसकी 1। जब मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला, जब मैं इसमें ये अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो मैंने सब बताया है ना, ये करने वाला नहीं है, ये नोटबुक में नहीं करेंगे इसको हम रफली अपने तरीके से करके देख रहे हैं, ताकि हमें एक पता चल जाए आइडिया कि हमें लेंथ कितनी लेनी है, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी लेनी है और बेस कितना लेना है। इसके लिए हमने ये सारा तामझाम फैलाया है। इसको आपको नोटबुक में नहीं करना है। नोटबुक में तो पहले आप ये बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ से इसको A मान लो, इसको B मान लो, है ना। उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो पाइथागोरस प्रमेय,
ठीक है, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको OB स्क्वायर चाहिए आपको। OB स्क्वायर कितना होगा आपका, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होगा। OA आपका कितना 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। AB कितना है 1, ये हो गया आपका 1 स्क्वायर। तो ये आया आपका 2 स्क्वायर 4 एंड 1 स्क्वायर इज 1, तो टोटल OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो OB कितना होगा हमारा √5, यानी हमारा जो OB है इसकी लेंथ कितनी होगी √5। अब हमें क्या करना है, हमें √5 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम अपने कंपास को उठाएंगे, इसकी नॉब को रखेंगे 0 पर और इसको एक्सपेंड करेंगे बिल्कुल B तक, और इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको मेजर करके ऐसा का ऐसा रखा रहेंगे और उसको ऐसे घुमा देंगे। और फिर जो हमारा आर्क कटेगा वो कहाँ आके कटेगा, क्योंकि बाद में आके कहीं कटेगा, इधर कहीं, है ना। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें वो क्या होगा हमारा √5। तो प्रीवियस मेथड में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस मेथड में हमने 2 + 3 के रूप में ब्रेक करके उसको थोड़ा 3-4 ट्रायंगल बनाने पड़े, हमें 3 ट्रायंगल बन गए थे हमारे। और इसमें हमें क्या करना पड़ा, केवल एक ही ट्रायंगल में हमारा काम हो गया। तो एग्जाम के लिए थोड़ा ये अच्छा है, इजी है। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता है, आप इसको करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि √5 से ज़्यादा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है एग्जाम में। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है क्वेश्चन को हमेशा, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछते वो, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो यही आपका आता है। लेकिन अगर आपको आगे की भी नंबर अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, जैसे आपका √7 हुआ, तो उसको भी आप क्या मानेंगे, h² = 7। तो 7 को भी आप अलग अलग तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, है ना। और फिर बाद में उल्टा भी करेंगे तो वही रिपीट हो जाएगा आपका। तो ये 3 तरीके बन गए। अब इन 3 तरीकों में अगर आपका कोई तरीका इस तरीके की नंबर बना रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू बना रहा है, जैसे यहाँ पे 2 बन गई और यहाँ पे 1 बन गई, अगर ये इस तरीके की कोई एब्सोल्यूट बन रही है तो अच्छी बात है, वरना फिर आपकी हर एक तरीके में आपको 1 या 2 ट्रायंगल तो बनाने ही पड़ेंगे। जैसे आपको उसमें देखेंगे तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू तो है पक्का, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये आपकी 2√3 बन रही है, सॉरी 2√3 नहीं है, ये आपकी √6 ही रहेगी। तो √6 फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको इसके लिए, है ना। ये अगर आप देखेंगे इसके लिए तो ये भी आपकी √5 बन रही है, यानी पहले आपको ये पूरा √5 फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसमें 2 को ऐड करके एक ट्रायंगल इसके ऊपर और बना लेंगे। इसके लिए भी आप करें तो ये √3 बन रही है, यानी आपको पहले √3 फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी 2, है ना। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका किस तरीके से, आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप इसके इजी फॉर्म किस तरीके से लिख पाते हैं। तो √7 के लिए तो 3 ही तरीके बन रहे हैं। अब मान के चलो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, √18 को आ जाता है, अगर √18 को रिप्रेजेंट करें, कभी भी एग्जामिनर इतना डिफिकल्ट नहीं देता है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, है ना। तो ईजी देंगे आपको। अदरवाइज अगर आपको लगता भी है, अगर आपको वो चेंज भी करेगा क्वेश्चन तो इस तरीके का चेंज करेगा क्वेश्चन कि वो ईजी फॉर्म में बन जाए। जैसे अब √18 है, अब 18 को आप एक से लेके चाहे तो आप पूरा ऐसे ही बना सकते हैं 1 + 17 वगैरह वगैरह, लेकिन डायरेक्ट आपके दिमाग में ये आना चाहिए 9 + 9 18 है। अब ये भी आपका अगर इसका अंडर रूट करेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे तो एक परफेक्ट वैल्यू मिल रही है, इसकी भी 3 इसकी भी 3। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की 3 एक बेस ले लोगे, 3 डिस्टेंस का ये आप इसकी परपेंडिकुलर ले लोगे और फिर उनको ज्वाइन करा के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के √18 की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। तो ये तरीका हो सकता है। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपको लॉन्ग मेथड में जाना है या इजी वे में जाना है ना। तो हर एक जगह पे इजी वे नहीं होते हैं, कुछ जगह पे लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा आएगा नहीं हमेशा, है ना। तो आपको √5 का आएगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। √2 तो एक सिंगल मेथड है ही, √3 भी ज़्यादा लेंदी नहीं है ना। और उससे ज़्यादा अगर आता है तो फिर वो खुद ही क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे कि आपका इजी हो जाए, है ना। तो आपकी ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई हो तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरी बात, आप इसको लाइक करें या नहीं, उनको सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन इसको शेयर
और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और उसके लिए फिर मैं एक अलग से अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। और दूसरा, शेयर करने से ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप एक कोई पेड कोर्स लेके बैठे हुए हैं, आपके लिए यूज़फुल नहीं हो कि आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जो पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ज़रूर ये यूज़फुल हो सकता है। तो क्या पता आपके पास पहुँचा है, आपके उस फ्रेंड के पास नहीं पहुँचा जिसके लिए ये यूज़फुल हो सकता है, तो आपके शेयर करने से उसके पास भी पहुँच जाए। तो इसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब या लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।